Okay, beta. So today's topic is string combinations. String combination mean ke we know ke if we hang a simple single string and then we hang some load with it. So what this load is going to do with this string? It is going to stretch it downward. So this load is going to produce extension in this string, and then every string is having a spring constant k. K determines के भाई how much load, how difficult is it to stretch or compress a spring, and actually it determines stiffness of the spring. तो यहाँ से देखो अगर हमें K निकालना है तो हम Hooke's law यूज करते हैं F is equal to KE, और यहाँ से अगर K निकालना है तो that would be F over E. That is applied force which is weight divided by change in length or extension produced. So that gives you value of K. This is single string, right? But now we have to look for the combination of strings, and as we discussed yesterday, we were discussing this yesterday that there are two combinations. One is string in parallel and the other one is string in series. ठीक है? Okay, बेटा ये फोन साइड पे रख दो यार. प्लीज फोन बैग में रख दें या पॉकेट में रख दें, फोन आपके हाथ में नहीं होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, तो व्हाट वी गोइंग टू डू इज कि हम ये दो स्ट्रिंग लेते हैं बेटा, और इन टू स्ट्रिंग्स को हम क्या करते हैं, पैरेलल अलाइन करते हैं, पैरेलल, राइट? और उसके साथ नीचे एक लाइट रॉड लगा देते हैं. अच्छा, ये लाइट रॉड क्यों लगाते हैं? सो दैट बेटा कि दोनों स्ट्रिंग्स जो है वो अलाइन रहें, आगे पीछे ना हो, अनअलाइन हो जाए, अलाइन रहें. और ये जो लाइट रॉड है इसकी जो मास होती है बेटा वो नेग्लिजिबल होती है. द मास इज नेग्लिजिबल एंड इट इज अ इमेजिनरी रॉड, लेट्स से इसकी मास बिल्कुल इतनी मास कम है कि वो उसको एक्सटेंड स्ट्रिंग को नहीं कर सकता. ये इसके साथ नीचे हमने वेट W हैंग किया हुआ है. अब देखो जब ये वेट W हैंग करेंगे ना, यहां पे एक चीज देखने वाले हैं. यहां देखो बेटा, ये जो W वेट है ये इन दोनों स्ट्रिंग्स के ऊपर लगेगा. तो जब चूंकि टू पैरेलल स्ट्रिंग्स हैं तो वेट इनके अक्रॉस डिवाइड हो जाएगा W/2. तो पैरेलल स्ट्रिंग्स जो होते हैं उसमें वेट जो है वो डिवाइड हो जाता है. बेटा बहुत लेट आ रहे हैं यार. ओके, पैरेलल स्ट्रिंग्स में क्या होता है, खामोशी से आए और बैठ जाए यार. ओके, सो दिस वेट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड अमंग द टू स्ट्रिंग्स W/2. अगर तीन स्ट्रिंग होते हैं तो यही वेट तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, इक्वल पार्ट्स में, W/3, राइट? तो पैरेलल स्ट्रिंग्स के अंदर वेट या फोर्स जो है वो डिवाइड हो जाती है अमंग द स्ट्रिंग्स इन द सिमिलर वे जैसे आपने रेजिस्टर सर्किट्स में पढ़ा था ओ लेवल्स में. ओ लेवल्स में आपने क्या पढ़ा था कि अगर यार ये रेजिस्टर R1 है, ये R2 है, पीछे से करंट I आ रहा है. जब करंट I आएगा तो आगे आके क्या होगा, ब्रांच नेटवर्क में करंट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड. ठीक है, दिस करंट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड. तो ये करंट I1 इधर चला जाएगा, I2 इधर आ जाएगा. ऐसे ही है ना? और अगर ये दोनों रेजिस्टर्स इक्वल हो तो इसका मतलब है कि ये करंट भी बिल्कुल इक्वल होगा. ऐसे है. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वेट लग रहा है बेटा वो पैरेलल स्ट्रिंग्स के अंदर उसने डिवाइड हो जाना है. और एक इंटरेस्टिंग बात, चाहे वो स्ट्रिंग के K इक्वल हो या ना हो, वेट जो है वो इक्वल अमाउंट में उसने डिवाइड होना है. अनलाइक हियर जहां करंट रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, यहां ऐसा नहीं होता. यहां वेट बस इक्वली डिवाइड हो जाता है. तो W में से W/2 इसको नीचे खींच रहा है, W/2 इसको नीचे खींच रहा है, और इनके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है. अच्छा, इसका जो K है वो K1 कर लेते हैं, या इसको P लिखा हुआ है तो KP कर लेते हैं, और इसको स्ट्रिंग Q लिखा हुआ है तो KQ कर लेते हैं. ये बहुत सिंपल बात है, लेकिन बहुत सारा डाटा है, केस एंड फोर्स एंड एक्सटेंशन, टू मेनी स्टफ इज देयर, तो दैट कैन मेक इट अ बिट कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू. लेकिन अदरवाइज ये है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही फार्मूला यूज करना है, F is KL, बस दैट्स इट. हमने ये फार्मूला यूज करना होता है. अच्छा, अब देखो बेटा, अब यहां पे तो फर्स्ट एक्सरसाइज को नोटिस करो. द फोर्स नीडेड टू स्ट्रेच P को स्ट्रेच करने के लिए जो फोर्स चाहिए वो हम मैंने यहां पे लिखी है, फोर्स टू स्ट्रेच P, that is K delta L. तो KP into delta L. इसी तरह फोर्स नीडेड टू स्ट्रेच Q, उसको FQ का, that is KQ into delta L. अब KP और KQ क्या है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट्स हैं. अच्छा, अब चूंकि वेट जो है वो सपोर्टेड बाय बोथ द स्प्रिंग है, तो दैट्स व्हाई आप यहां पे देखो ये क्या लिखा हुआ है कि जो वेट है ये FP और FQ के इक्वल होगा. जैसे मैंने आपको बताया कि ये वेट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाना है, राइट? तो इसलिए ये FP जो फोर्स है और FQ फोर्स, FP जो इसको खींच रही है, FQ जो इसको स्ट्रेच कर रही है. अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इसके बाद आपने FP जो है, FP की वैल्यू यहां लिख दी. FP की वैल्यू क्या है, KP डेल्टा L. फिर इसी तरह FQ की वैल्यू लिख दी. और अब आपने क्या करना है, इन दोनों में डेल्टा L कॉमन है, तो यहां पे आप क्या करेंगे, आप डेल्टा L ले लेंगे कॉमन. बेटा प्लीज कीप क्वाइट यार, क्या हो गया आप लोगों को, क्या प्रॉब्लम है यार? एक तो आप आए लेट और ऊपर से बातों पे बातें किए जा रहे हो यार. ओके, तो बेटा आपने डेल्टा L कॉमन ले लिया, डेल्टा L कॉमन लिया तो आपके पास KP प्लस KQ डेल्टा L आ गया. इन दोनों की जगह मैं K लिख रहा हूं और ये डेल्टा L आ गया. दैट्स व्हाई ये K डेल्टा L होता है. ये डेरिवेशन को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज जस्ट टू मेक यू फेमिलियर विद सच सिचुएशन. अगर इस सिचुएशन का क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है, ठीक है? ओके, अब देखो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये इंपॉर्टेंट, इन सब में ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट थी. हम ये सारा काम किसके लिए कर रहे थे कि पैरेलल के अंदर जो स्प्रिंग कांस्टेंट्स हैं वो ऐड हो जाते हैं. ये कल भी मैंने आपको कल वाली स्लाइड में भी ये बात ऑलरेडी बताई हुई है कि पैरेलल के अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट आप सिंपली ऐड कर देते हो बस, राइट? अच्छा, तो ये यहां से प्रूव हो गया ना कि देखो KP प्लस KQ जो है दोनों मिलकर फिर क्या बनते हैं, K बनकर K क्या है, K इज एक्चुअली स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस सिस्टम. मतलब ये जो दो पैरेलल लगे हुए हैं ना बेटा स्प्रिंग्स, इनका जो K है, इस सारे का जो K है वो ये वाला KP प्लस KQ है. आप इन दोनों को ऐड करोगे तो इस पूरे सिस्टम का जो है वो K आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, स्प्रिंग इन सीरीज. अब बेटा आप सीरीज वाला देखो. अब अगर पीछे कोई थोड़ी कमी रहेगी अंडरस्टैंडिंग में तो यहां पे आपने उसको पूरा करने की कोशिश करनी है, बिकॉज़ बोथ टॉपिक्स आर एक्जेक्टली सिमिलर. देखो अब आप टू स्प्रिंग सीरीज में लगा रहे हो, दिस इज सीरीज, नीचे वही वेट W हैंग कर रहे हो. अब क्या होगा, ये जो W है इसके ऊपर भी W लगेगा, इसके ऊपर भी W लगेगा. अब W/2 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों सीरीज में तो जितना वेट हैंग किया हुआ है यही वेट इसको स्ट्रेच कर रहा है, यही वेट इसको भी स्ट्रेच कर रहा है. दैट्स व्हाई सीरीज में वेट सेम रहते हैं, जस्ट सिमिलर टू द वे बेटा जैसे सीरीज रेजिस्टर में करंट सेम रहता है. यहां से जो करंट आएगा इधर से भी वही करंट जाएगा, इधर से भी वही करंट जाएगा. तो एज करंट रिमेन सेम इन सीरीज, इन द सिमिलर वे द फोर्स रिमेन सेम इन सीरीज स्प्रिंग सर्किट. ठीक है? ओके, नेक्स्ट. अब देखो हमने अभी एक्सटेंशन निकालनी है, क्योंकि इन दोनों के अंदर हम देखते हैं कि भाई एक्सटेंशन कितनी होगी. तो एक्सटेंशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, F is equal to K delta L. तो आपने डेल्टा L निकालना है, जो एक्सटेंशन है दैट इज F over K. तो बेटा पहला स्प्रिंग जो P है, P उस पे फोर्स कितनी लग रही है, वेट, उसका K कितना है, KP. तो ये आपके पास पहली एक्सटेंशन आ गई. सेकंड, द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग Q, ये जो Q स्प्रिंग है इसमें एक्सटेंशन कितनी है, इसी तरह F इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, W, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, KQ. तो आपने ये इसके एक्सटेंशन का फॉर्मूला लिख लिया. अब देयर इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड इन दिस, मैंने सिंपल फॉर्मूला लिखा है और एक्सटेंशन वहां से निकाली. मतलब हुक्स लॉ का फॉर्मूला लिखा, एक्सटेंशन को सब्जेक्ट बनाया, दोनों स्प्रिंग की वैल्यूज अलग-अलग लिखनी. दोनों स्प्रिंग में कॉमन चीज क्या है कि इनके ऊपर वेट सेम लग रहा है, फोर्स इज सेम फोर्स इज पुलिंग दीस टू स्प्रिंग्स डाउनवर्ड. ओके, अब हम ये करते हैं कि टोटल जो एक्सटेंशन है वो निकालते हैं. टोटल एक्सटेंशन कैसे निकलेगी, अगर मैं कहूं यार इस पूरे सिस्टम में बताओ टोटल एक्सटेंशन कितनी है, तो यू से कि सर इनको ऐड कर दें, इसकी एक्सटेंशन ऐड कर दें तो टोटल एक्सटेंशन आ जाएगी. तो ये मैं कर रहा हूं यहां पे, दिस इज टोटल एक्सटेंशन सम ऑफ एक्सटेंशन इन P प्लस सम ऑफ एक्सटेंशन इन Q. P की एक्सटेंशन ये निकली हुई है W over KP,
ये लिख दिया, क्यू की एक्सटेंशन जो है ये निकली डब्ल्यू ओवर के, क्यू वो लिख दिया आपने, ये लिख दिया और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये वाली जो चीज है यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस, ठीक है। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं आपके लिए दोबारा कर देता हूं सिंप्लीफाई, डेल्टा एल किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू ओवर के। उसके बाद ये जो एक्सटेंशन इन पी है ये किसके इक्वल है, डब्ल्यू ओवर के पी, डब्ल्यू ओवर के पी। एक्सटेंशन इन क्यू किसके इक्वल है, डब्ल्यू ओवर के क्यू। तो बेटा ये डब्ल्यू कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हो ना, उधर से डब्ल्यू कॉमन लो, कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आपके पास ये आ गया कि सीरीज में जो स्प्रिंग कांस्टेंट टोटल निकालना है सिस्टम का, वो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट्स करना है, ठीक है। और इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हो, के इज प्रोडक्ट ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट्स ओवर सम ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट्स, राइट। तो अब हमने दोनों केसेस में क्या चीज देखी है कि भाई के की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो पैरेलल में के क्या होता है, सिंपली ऐड हो जाता है बस। अगर पैरेलल स्प्रिंग आए दोनों को के ऐड कर दें, अगर सीरीज में स्प्रिंग आए तो फिर क्या होगा, फिर उनके के क्या होंगे, ऐड आप सिंपल ऐड नहीं करेंगे, बल्कि आप सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम, या फिर उसकी बजाय ये ज्यादा बेहतर है के ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट्स, ठीक है। इज दिस क्लियर, कोई एनी डाउट, देयर शुड बी डाउट, होनी चाहिए डाउट्स इसमें। जो आप कह रहे हैं कि नहीं है, दिस इज नॉट गुड, कीपिंग इन माइंड पिछला रिजल्ट देख के तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा डाउट होनी चाहिए। और अभी कल फिर आपने एग्जाम देना है, कल फिर टेस्ट देना है, हाँ क्यों भाई, हाँ सेशनल आप उस क्लास में नहीं आए ना, सेशनल तो मैंने कहा था उस क्लास में आओ तो मैं सेशनल आपको पकड़ा दूंगा, अब उस क्लास में नहीं आ रहे तो मैं सेशनल एग्जाम। और एक और बात बेटा, जो उस क्लास में नहीं आएगा उसकी अटेंडेंस भी नहीं लगेगी। कल जो लोग मुझे बता के गए थे उनकी अटेंडेंस लगी है, जो बता के नहीं गए थे क्लास में नहीं आए उनकी अटेंडेंस नहीं मार्क हुई, ठीक है। क्योंकि अटेंडेंस दोनों क्लासेस की है ना, तो सेकंड क्लास की अटेंडेंस होगी तो मैं लगाऊंगा, फर्स्ट की मैं नहीं लगाऊंगा। वो फिर घर में मसला बन जाएगा ना, अटेंडेंस आएगी कि जी आप आ रहे हैं स्कूल में, क्यों क्लास में क्यों नहीं जा रहे, तो सेकंड क्लास में आप नहीं आ रहे, दैट्स व्हाई। अच्छा मैं आपको एक इसका समराइज व्यू दे देता हूं, समराइज व्यू। अगर बेटा सीरीज में हो, सीरीज में तो जो फोर्स होती है वो सेम रहती है हर स्प्रिंग के ऊपर, जो भी हैंग की है दोनों पे सेम फोर्स लगती है, वन थिंग। उसके बाद जो एक्सटेंशन है वो के पे डिपेंड करती है, किस पे, के पे, ठीक है। जो लोग सो रहे हैं थोड़ी देर के लिए उठ जाओ। अगर दोनों स्प्रिंग के के सेम है, अगर इसमें फर्दर कंडीशन, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है देन एक्सटेंशन भी सेम होएगी, ऑब्वियसली। अगर दोनों स्प्रिंग एक जैसे हैं, सेम फोर्स लग रही है तो भाई सेम एक्सटेंशन होगी ना। लेकिन अगर स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट है, एक हार्ड है एक सॉफ्ट स्प्रिंग है, तो फिर क्या होएगा, देन एक्सटेंशन भी डिफरेंट होएगी, राइट। उसके बाद अगर आपने टोटल एक्सटेंशन निकालनी है बेटा तो आप इनकी एक्सटेंशन को ऐड कर देंगे, राइट। यू विल सिंपली ऐड द एक्सटेंशंस। और ये निकालोगे कैसे, ये निकालोगे आप फोर्स ओवर k1 प्लस फोर्स ओवर k2, इस तरह आप निकाल सकते हो। फोर्स क्या, इस पे फोर्स कितनी लग रही है, अगर ये W है तो इस पे भी फोर्स W लग रही है, और इसका K कितना है, K गिवन होगा भाई, इसका K लिख दो, W ओवर K, F ओवर K, दैट्स इट, आपके पास ये आ गया। और अगर आपने K निकालना है तो K जो है वो इसका होगा, दो स्प्रिंग अगर है तो प्रोडक्ट ओवर सम होगा, प्रोडक्ट ओवर सम। और अगर दो से ज्यादा है तो 1 ओवर K करके निकालोगे, 1 ओवर K1, 1 ओवर K2, 1 ओवर K3, दैट्स इट, राइट। ये बस आपको ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए सारी, राइट। इज दिस क्लियर? यही सेम आप जरा मुझे पैरेलल के लिए लिख के दिखाओ, आप सब खुद लिखो, पैरेलल के लिए खुद लिखो, इसको रिवर्स करके देखो। मतलब ये कि पैरेलल में मैं आपको अभी उस पे ले जाता हूं वापस, पैरेलल वाले पे, ये इसका बेटा ये सारे पॉइंट्स खुद लिखो अभी, ठीक है। चलो लिखो, शाबाश। सेम स्केल पे लिखना है। क्या फोर्स सेम होती है, फोर्स डिवाइड होती है, पैरेलल फोर्स डिवाइड, राइट। अच्छा फिर फोर्स एक्सटेंशन क्या होती है पैरेलल में, सेम, ओके। एक्सटेंशन सेम होगी, फोर्स डिवाइड होगी, इक्वली डिवाइड, लेकिन एक्सटेंशन सेम होगी, ओके। उसके बाद एक्सटेंशन निकालेंगे कैसे, मुझे लग रहा है मैं ही लिख दूं यार, पैरेलल का लिखो यार, फोर्स डिवाइड्स, ओके, एक्सटेंशन सेम, क्योंकि अगर एक्सटेंशन डिफरेंट होगी ना तो ये अनइवन हो जाएगा, इसको इवनली नीचे आना है, इसलिए दोनों स्प्रिंग के अंदर सेम एक्सटेंशन होगी हमेशा। अच्छा उसके बाद बेटा अगर हमने एक्सटेंशन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे एक्सटेंशन, E1 कैसे निकालेंगे, F1 ओवर K1, और E2 कैसे निकालेंगे, F2 ओवर K2, ओके। उसके बाद बेटा K क्या होगा, K इसका ऐड करेंगे आप, इंक्रीज हो जाएगा। पैरेलल स्प्रिंग को स्ट्रेच करना मुश्किल होता है, इसलिए K की वैल्यू ज्यादा होती है, तो यू जस्ट ऐड देयर K's। अगर ये K1 है ये K2 है तो यू सिंपली ऐड दैट, क्या, हाँ वो सेम हो गया, बस इसका इतना सही है। क्या, हाँ क्या जाहिर है, क्योंकि फोर्स सेम है ना। देखो फोर्स अगर सेम है तो फिर E और K इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका K ज्यादा होगा उसमें E कम होगी, जिसका K कम होगा उसमें E ज्यादा होगी। हाँ दोनों के लिए होगा यार। जल्दी लिखो बेटा जल्दी। अच्छी बात ये कि यार आपको बगैर बताए चीजें समझ आ जाती हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे ही है ना, ऐसे कैसे ही है ना, तो बताना पड़ता ही नहीं है, बस आपको पहले ही पता है सब कुछ। हाँ नहीं सार्कास्टिक क्यों हो रहा हूँ भाई, मैंने क्यों होना है मुझे बताओ। हाँ किस में, सीरीज में, पैरेलल में, हाँ जो डिवाइड होकर निकलेगी, यस यस, आप बताओ। हाँ सही है, ओके डन, लिख लिया बेटा। सिर्फ ये लिखना है यार आपने, ये सीरीज के लिए लिखना है और ये पैरेलल के लिए लिखना है, बस एक बार लिख लो, फिर इसके क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी। सर को ले आए वर्कशीट, हाँ वो ओके बेटा, आई एम गोइंग टू रेज इट यार। अब तो तस्वीर क्या लोगे, आप नजर भी सही नहीं आ रहा। हाँ हाँ आपको K निकालना है ना, उसको रिवर्स करना पड़ेगा यार। आपने वो सीरीज पैरेलल रेजिस्टर वाले नहीं लिखे थे फॉर्मूले, वो उसी तरह है ना, ये सेम वही चीज है, ओके।
अच्छा ये टॉपिक कर लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन थोड़े करते हैं। आपको थोड़ा क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो खाली हमने एक बेसिक नॉलेज बस लिखा है, समझ ऐसे लिखा है कि वो सुपर इक्वेशन लिख दी है। अब आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसको अप्लाई हमने कैसे करना है, ठीक है। अच्छा यंग्स मॉडुलस देखते हैं क्या है यंग्स मॉडुलस। अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था, मंडे को बल्कि हमने पढ़ा था स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या था? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल, और इसकी यूनिट क्या है? पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे है। उसके बाद हमने पढ़ा था स्ट्रेन। स्ट्रेन की सिंबल है एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या होता है? इट इज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या है? इसकी कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट। व्हाई? बिकॉज़ दिस इज चेंज इन लेंथ मीटर, लेंथ मीटर, सो इट हैज गॉट नो यूनिट, राइट। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस वो फोर्स है जो आप अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ये कि अगर मैं ये कहता हूं कि यार ये एक मेटल रॉड है, गौर से देखना यार इसे, ये एक मेटल रॉड है, कॉपर का रॉड है, ठीक है। आपने इसको स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करने के लिए हम ये करते हैं कि ये जो है क्रॉस सेक्शन इसका, इसके ऊपर हम एक फोर्स लगाते हैं, किसी भी तरह, कोई वेट हैंग करके, किसी चीज से नीचे पुल करके हम फोर्स लगा रहे हैं। अब ये जो फोर्स लगा रहे हैं ये इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर लग रहा है। मतलब अगर कॉपर रॉड हम देखेंगे तो ये कॉपर रॉड है, तो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, ये वाला। तो अगर मैं इसको यूं नीचे से फोर्स लगा रहा हूं तो आई एम एक्सर्टिंग दिस फोर्स ओवर दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये जो फोर्स है और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास स्ट्रेस आ जाएगा। तो मैं बताऊंगा भाई आई एम अप्लाइंग दिस स्ट्रेस, दिस मच ऑफ स्ट्रेस ऑन दिस कॉपर रॉड, ठीक है। तो स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? प्रेशर। इसको स्ट्रेच करने के लिए जो आप प्रेशर लगा रहे हैं उसके ऊपर, राइट। ओ लेवल्स में हमने सिंपल हुक्स में कहा था फोर्स के, फोर्स लगाते हैं और एक्सटेंशन होती है। यहां फोर्स के साथ एक और चीज ले आए हैं कि ये जो फोर्स है ये इस ऑब्जेक्ट के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लग रही है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। तो योर फोर्स डिवाइडेड बाय दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज स्ट्रेस। उससे क्या हो रहा है? इसकी बिफोर यू हैव अप्लाइड दिस फोर्स, तो इसकी ओरिजिनल लेंथ L नॉट थी जो अनस्ट्रेच लेंथ थी। हमें वो पता है यार इसकी अनस्ट्रेच लेंथ कितनी है बिफोर यू अप्लाई द फोर्स, मीटर रूल से मेजर कर ली। अब आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई और देखा कि यार इसकी लेंथ बढ़ गई, तो अब टोटल लेंथ कितनी हो गई है? स्ट्रेच लेंथ। वहां से हम एक्सटेंशन निकाल लेते हैं, न्यू लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, ऐसे है ना, न्यू लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। डज दिस मेक सेंस? आपने फोर्स लगाई, रॉड की लेंथ बढ़ी, न्यू लेंथ आ गई, माइनस ओरिजिनल किया, यू गेट डेल्टा एल। तो अब मैं ये करूंगा कि न्यू जो डेल्टा एल आया एक्सटेंशन, आई विल डिवाइड दैट विद ओरिजिनल लेंथ टू गेट स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब है हाउ मच फ्रैक्शनल चेंज हैज हैपेंड, फ्रैक्शनल चेंज, कि उसमें फ्रैक्शनल चेंज कितना हुआ है। अच्छा अब देखो यंग मॉडुलस क्या है? यंग मॉडुलस, यंग जाहिर है वो साइंटिस्ट था थॉमसन यंग, उसने क्या किया? उसने कहा भाई ये जो मटेरियल्स हैं, डिफरेंट मटेरियल्स, इनकी स्ट्रेंथ किस चीज पर डिपेंड करती है? आपको पता है मटेरियल्स वी यूज एवरीवेयर। लेट्स से बिल्डिंग्स, अगर हाई राइज बिल्डिंग बनानी है तो उनका मटेरियल डिफरेंट होता है। अगर लेट्स से आपने सिंगल या डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी बनानी है तो उसका मटेरियल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लेकिन अगर 50 स्टोरी, 100 स्टोरी, 150 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है तो उसका मटेरियल डिफरेंट रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई वो जब इतने ऊपर बिल्डिंग जा रही है तो उसका वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो बेस के ऊपर बहुत ज्यादा वेट लग रहा होगा। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग मटेरियल ना यूज करें तो बिल्डिंग कोलैप्स कर सकती है। इसलिए यूजुअली जो स्काई स्क्रैपर्स होते हैं उसके बीच में स्टील की कोर यूज की जाती है। और फिर इंजीनियर्स जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसमें स्टील का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन देख रहे होते हैं, प्लाजास वगैरह कैसे बनते हैं? सिंपल पिलर लेके जा रहे होते हैं और ऊपर वो फिर फ्लोर डालते हैं और उसके बाद पिलर्स के बीच में जो गैप होता है उसकी ब्रिक्स के साथ या ब्लॉक्स के साथ फिलिंग कर देते हैं, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। लेकिन जो बहुत ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो तो इस तरह नहीं बन सकती। उसमें खाली पिलर बनाते जाएंगे तो वो तो फिर डिफॉर्म हो जाएगा और उसके बाद वो डिमोलिश हो सकता है, खुद से अपने वेट की वजह से बिल्डिंग गिर सकती है, क्रैश कर सकती है। दैट्स व्हाई ऐसे मटेरियल यूज करने पड़ते हैं जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो और वो बिल्डिंग विथस्टैंड कर सके इतने ज्यादा हैवी जो है वो लोड उसको, राइट। अच्छा तो उसके लिए इसी तरह ब्रिजेस हैं। अब ब्रिजेस के जो मटेरियल्स हैं, जो सस्टेनेड ब्रिजेस हैं, उसमें जो वायर यूज करते हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए। या अब जो नए मटेरियल्स आ गए, पहले मोबाइल फोन आते थे उनकी बॉडी प्लास्टिक की होती थी, बहुत हैवी होते थे। अब देखो बिल्कुल लाइट वेट से हैं लेकिन मजबूत भी हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो मटेरियल है उसमें इतनी डेवलपमेंट हो गई है कि वो लाइट वेट है लेकिन स्ट्रांग मटेरियल है। ये सब चीजें जो मटेरियल की स्ट्रेंथ से रिलेटेड है ये हम स्टडी करते हैं इसमें यंग मॉडुलस के अंदर। इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। तो ये बेसिकली डिटरमिन करता है कि यार कोई मटेरियल कितना स्ट्रांग है, कोई मटेरियल जो है उसका ब्रेकिंग पॉइंट कब आना है, आप कितनी फोर्स लगाओ, कितना स्ट्रेस लगाओ कि वो विथस्टैंड करेगा और वो ब्रेक नहीं करेगा। तो जब भी नया मटेरियल बनाते हैं तो उसकी टेस्टिंग करते हैं, पहले उस पे फोर्स लगाते हैं, देखते हैं किस फोर्स पे वो मटेरियल क्रैश होगा, उससे उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ का फिर जो पता चलता है, ठीक है। ओके तो यंग मॉडुलस इज ऑल अबाउट दैट, इट डील्स विद द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल्स। जो डिफरेंट जगहों में एवरीडे लाइफ में हर जगह पे जो हम डिफरेंट मटेरियल यूज करते हैं उनकी स्ट्रेंथ जो साइंटिस्ट हैं या जो बना रहे होते हैं रिसर्चर वो इसके थ्रू जो है वो मेजर करते हैं। ओके तो यंग मॉडुलस इज वेरी सिंपल, इट स्टेट्स दैट द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड स्ट्रेस। और ये हुक्स लॉ से मिलता जुलता है टॉपिक। अब हुक्स लॉ में क्या था कि उसमें फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन था, ऐसे है ना। देखो फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन था, हुक्स लॉ ये था। इसमें हमने क्या किया है, आप फोर्स को एरिया से डिवाइड करो और एक्सटेंशन को ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा? फोर्स ओवर एरिया क्या बन जाएगा? स्ट्रेस। भाई फोर्स ओवर एरिया क्या बनेगा? स्ट्रेस। और एक्सटेंशन ओवर ओरिजिनल लेंथ क्या बनेगा? स्ट्रेन। तो इसका मतलब है कि ये जो हुक्स लॉ, ये जो है ना यंग मॉडुलस, ये सिमिलर टू हुक्स लॉ है, ठीक है। इज दिस क्लियर? ओके तो ये इसकी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट यहां पे लिखी हुई है कि स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन इज यंग मॉडुलस। इसको एक और तरह से भी हम लिख सकते हैं कि द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड स्ट्रेस। तो वी कैन राइट स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड in a material is directly proportional to applied stress. That's it. बस इसको हम कहते हैं यंग मॉडुलस, राइट। अच्छा अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन एंड द कांस्टेंट इज यंग मॉडुलस इटसेल्फ। और यंग मॉडुलस को सब्जेक्ट बनाया, स्ट्रेन दूसरी साइड पे ले आए तो यंग मॉडुलस इज स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ये इसका फार्मूला बन गया। तो यंग मॉडुलस इज स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट थिंग इसकी सिंबल, तो इसकी सिंबल है E। बेटा इतना ध्यान कभी इधर दे दो तो आपकी जिंदगी बदल जाए यार, इतना ध्यान फोन में देते हो आप। हाँ या थोड़ी बड़ी स्क्रीन ले लो यार, इतना यूं करके देख रहे हो, थोड़ा बड़ा फोन लो ना, दूसरी देख सको आराम से। अच्छा तो बेटा यंग मॉडुलस की सिंबल क्या है? E। इसको E से लिखते हैं। अच्छा E जो है वो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन है। यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस सिग्मा स्ट्रेन एप्सिलॉन, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां से आगे हमने इसका फार्मूला बनाना है, गौर से देखो कैसे बनेगा। हम स्ट्रेस की जगह उसका फार्मूला लिख रहे हैं F/A, ये डिवाइड का साइन ऐसे ही जा रहा है। स्ट्रेन की जगह उसका फार्मूला लिख रहे हैं डेल्टा L/L। अब दिस इज फ्रैक्शन अंडर फ्रैक्शन, तो नीचे वाली फ्रैक्शन ऊपर जाके रेसिप्रोकल उसका हो जाएगा एंड दिस विल बिकम FL ओवर A डेल्टा L। सो दिस इज द फॉर्मल फार्मूला फॉर यंग्स मॉडुलस, ठीक है। F क्या है? अप्लाइड फोर्स, L क्या है? ओरिजिनल लेंथ ऑफ मटेरियल, A क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड डेल्टा L क्या है? चेंज प्रोड्यूस, उसमें चेंज कितनी प्रोड्यूस हुई है, राइट। अब मुझे एक बात बताओ विद फुल ऑनेस्टी कि इसमें क्या चीज ना समझ आने वाली है? ये जो इक्वेशन ये मैंने बताई है ये वाली, हां ओके। अब ये क्या कंफ्यूजिंग है? तो ये फ्रैक्शन अंडर फ्रैक्शन है ना, तो ये बस ऊपर चला जाता है, ऊपर जाता है सबसे ऊपर। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर दो, उसको उल्टा कर दो ना तो नीचे वाली चीज ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है। ओके
अगर कोई कहते हो तो मैं ये कर देता हूँ, ये रेसिप्रोकल वाली बात समझ आई है सबको? कुछ ना क्या? अच्छा देखो ना, ये ऐसे होता है ना, यहाँ ये हो गया F ओवर A डिवाइडेड बाय डेल्टा L ओवर L। बेटा ये डिवाइड है ना, तो डिवाइड ऐसे भी लिख सकते हो। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हो तो आगे वाला क्या होता है, रेसिप्रोकल ले लेते हो उसका L ओवर डेल्टा L। तो दैट्स व्हाई FL मल्टीप्लाई हो गया और A डेल्टा L आपस में मल्टीप्लाई हो गया। तो यू गेट दिस एक्सप्रेशन, ठीक है? ओके, नेक्स्ट थिंग व्हाट इज द यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस? व्हाट इज द यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस? सोचो यूनिट क्या होगी इसकी, जो स्ट्रेस की है, क्योंकि स्ट्रेन की तो यूनिट ही कोई नहीं है, स्ट्रेन हैज गॉट नो यूनिट, स्ट्रेस की यूनिट पास्कल है, तो इसका मतलब है यंग मॉडुलस की यूनिट पास्कल है। तो पास्कल तीन क्वांटिटीज की यूनिट है, एक प्रेशर की, एक स्ट्रेस की और एक यंग मॉडुलस की, ठीक है? देखो ना, ये क्या है, स्ट्रेस फोर्स ओवर एरिया पास्कल, प्रेशर क्या है, फोर्स ओवर एरिया पास्कल, और यंग मॉडुलस क्या है, यंग मॉडुलस इज स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। प्रॉब्लम है स्ट्रेन की तो यूनिट कोई नहीं है, तो दैट्स व्हाई इसकी यूनिट सिर्फ स्ट्रेस वाली होगी, तो स्ट्रेस यूनिट पास्कल, तो यंग मॉडुलस की यूनिट भी पास्कल। और इसकी यूनिट क्या आती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर ये क्यों, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, या फिर इसकी यूनिट आप न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन फिर उसको पास्कल नहीं लिखना आपने। न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकती है इसकी यूनिट, बट वो फिर पास्कल के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि पास्कल के इक्वल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है सिर्फ, ठीक है? डज दिस मेक सेंस? देखो ना, जिस तरह स्पीड लेंथ यूनिट मीटर होती है, लेकिन हम किलोमीटर भी कह सकते हैं, सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, मिलीमीटर भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा ही तो नहीं होगी ना, ऐसा ही तो सिर्फ मीटर है। इसलिए यंग मॉडुलस की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो पास्कल है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, लेकिन आप न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। मतलब अगर आप सॉल्व कर रहे हो और आपको पता लग रहा है कि यार एरिया सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में रखो, आखिर में आंसर में पास्कल नहीं लिखना, फिर न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, राइट? आगे चलें नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, अब ये एक सिंपल सी बात है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डिपेंडेंस किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉलिड पे। मतलब यंग मॉडुलस किस पे डिपेंड कर रहा होता है, मतलब अगर सॉलिड लेट्स से उसके बीच में एटम्स के बीच में कोहेजन ज्यादा है, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, तो हम कहेंगे यंग मॉडुलस की वैल्यू बहुत ज्यादा है। जैसे आप देखो आयरन और स्टील में स्ट्रेंथ में बहुत डिफरेंस आ जाता है, हालांकि स्टील आयरन से ही बन रहा होता है, स्टील अलॉय है ना, आयरन और कार्बन को मिला रहे होते हैं, लेकिन देखो उसके स्ट्रेंथ स्टील की आयरन के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि स्टील के जो एटम्स हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ द आयरन। तो मेन जो इनसाइड रीजन होती है इसकी कि एक मटेरियल क्यों स्ट्रांग होता है, दैट इज एक्चुअली द बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स। बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी उसको तोड़ना या उसको डिमोलिश करना उतना मुश्किल होगा, राइट? तो इसलिए जो यंग मॉडुलस है ये मेन डिपेंड किस पे करता है, तो हम कहेंगे यार ये मटेरियल का फीचर है, उसका एटॉमिक बॉन्डिंग का फीचर है कि जितनी एटॉमिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी उतना यंग मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है? अच्छा, तो देखो जिस तरह हार्ड मटेरियल्स हैं उनके यंग मॉडुलस की वैल्यू हाई होती है, और यूजुअली जो मेटल्स होती है ना उनकी 10⁻12 पास्कल होती है, ये इस ऑर्डर में होती है। ऑर्डर का मतलब है कि अगर मैं ये कहूं कि स्टील तो स्टील होगा 8 × 10⁻12 पास्कल उसका यंग मॉडुलस। अगर मैं कहूं कि लेट्स से स्टील के अलावा कॉपर है तो कॉपर में हो जाएगा 1 × 10⁻12, मतलब वो नंबर चेंज होता जाएगा लेकिन ऑर्डर 10⁻12 सेम रहता है मेटल्स के लिए, ठीक है? ये एस्टिमेशन में भी ये चीज यूज होती है। ये वो आपसे पूछता है कि भाई आप बताओ एस्टिमेटेड यंग मॉडुलस मेटल का कितना हो सकता है, तो 10⁻12 पास्कल हो सकता है। अच्छा, अब लास्ट थिंग, रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस एंड स्प्रिंग कांस्टेंट और इलास्टिक कांस्टेंट, ये दोनों आपस में रिलेटेड कैसे हैं? मतलब यंग मॉडुलस और इलास्टिक कांस्टेंट हाउ दे आर रिलेटेड। आप जरा खुद देखें इसको, पहले सब लोग खुद देखें क्या लिखा हुआ है बेटा, इस एक्सप्रेशन को देखने की कोशिश करो जरा। अच्छा देखो, टास्क हमारा क्या है कि हमने के और ई के बीच में रिलेशन बनाना है कि के जो है वो क्या है, इलास्टिक कांस्टेंट, और ई यंग मॉडुलस, इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या ये रिलेटेड है या नहीं? तो हम कहेंगे अच्छा दोनों का फार्मूला लिख लो यार, के का फार्मूला F/delta L, ई का फार्मूला FL ओवर A delta L। अब आप अगर गौर से देखो इस फार्मूला के अंदर, इस फार्मूला के अंदर ये क्या है, व्हाट इज दिस थिंग, F/delta L। F over delta L क्या है, K। तो इसका मतलब ये है कि हम कहेंगे यार इसको हटा दो, यहां से F over delta L को रिमूव कर दो, जस्ट रिमूव इट, और इसकी जगह क्या लिख दो, K। तो ये बन जाएगा E is K L over A। L क्या चीज है, लेंथ ऑफ ओरिजिनल लेंथ ऑफ मटेरियल, A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये दोनों चीजें कांस्टेंट होती हैं, ये नहीं चेंज होती। इसका मतलब है कि यंग मॉडुलस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। सिंपल मीनिंग, जिस मटेरियल का K ज्यादा है उसका यंग मॉडुलस भी ज्यादा है, जिस मटेरियल का K कम है उसका यंग मॉडुलस भी जो है वो लेस देन अदर्स होगा, ठीक है? सो K एंड E बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। डन? ओके, ये एक एक्सपेरिमेंट है जो किया जाता है यंग मॉडुलस ऑफ मेटल वायर को डिटरमिन करने के लिए। तो इसमें कोई ये डरने की बात नहीं है कि क्या बना हुआ है, किस तरह इसको करना है। दिस इज जस्ट अ मटेरियल, दिस इज जस्ट एन apparatus दैट वी यूज टू मेजर यंग मॉडुलस वैल्यू। तो इसको आप जरा हम देखते हैं, और ग्राफ भी साथ हमने बनाने हैं। ओके, तो बेटा ये जो apparatus है इसको सीरियल्स apparatus कहते हैं, सीरियल्स apparatus। और ये क्यों यूज करते हैं, टू मेजर यंग मॉडुलस, टू मेजर E ऑफ मेटल वायर। लेट्स से हमने एक नई मेटल बनाई, ठीक है? नई मेटल बनाई नहीं बल्कि नई मेटल लेट्स से डिस्कवर की, न्यू एलिमेंट आ गया, मेटल है वो। हमें कहा गया यार इस मेटल का जरा बताओ कि यंग मॉडुलस क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, उसे मेजर करो। तो एक्सपेरिमेंट में आपको पता है यंग मॉडुलस किसके इक्वल होता है, E is equal to FL over A delta L। बेटा आपने E मेजर करना है, आप कितनी मेजरमेंट लोगे, और कितनी मेजरमेंट लोगे आपने एक एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें यंग मॉडुलस मेजर करना है। फार्मूला वो है आपके पास, FL over A delta L। आप क्या क्या चीजें मेजर करोगे E मेजर करने के लिए? यार जो फार्मूला में लिखा हुआ है वही देखो ना, जो फार्मूला में क्या क्या लिखा हुआ है, F। क्या फोर्स कितनी लगा रहे हो, ओरिजिनल लेंथ कितनी है, स्केल से देख लोगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितने हैं, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से देख लोगे कि उसका डायमीटर कितना है, फिर पाई आर स्क्वायर लगा के निकाल लोगे। डेल्टा एल का मतलब क्या है कि न्यू लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, ठीक है? कि फोर्स लगाने के बाद स्ट्रेच कितना हुआ है वो न्यू लेंथ, और फोर्स लगाने से पहले जो ओरिजिनल लेंथ थी दोनों को माइनस किया, डेल्टा एल आ गया। यही करना है ना काम। अब इसके लिए हम ये apparatus यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वायर में जो एक्सटेंशन है वो बहुत कम होती है, मेटल वायर है, कॉपर की वायर है, उसको आपने स्ट्रेच करना है, तो कोई स्प्रिंग थोड़ी है, वो तो वायर है। स्प्रिंग में पता लग जाता है कितनी एक्सटेंशन हुई, आराम से आप रूलर रख के निकाल लेते हो। मेटल वायर में नहीं पता चलता, क्यों? क्योंकि मेटल वायर बहुत लिटिल अमाउंट में एक्सटेंड होती है। तो वो अब हमें कैसे पता लगेगा, वायर तो सारी स्ट्रेट है, जैसी वायर, हाउ डू वी नो कि भाई ये वायर स्ट्रेच हो रही है या नहीं हो रही, और अगर स्ट्रेच हो रही है तो कितनी? तो ये जो सीरियल apparatus है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन को नोट करने के लिए बनाया गया है। फोर्स तो हम जो हैंग करेंगे हमें पता है इतना वेट हैंग किया है, कितनी फोर्स है, ओरिजिनल लेंथ हमें पहले से पता है। देखो ना इसमें कितनी चीजें इजी टू मेजर है, बताओ भाई, हाउ मेनी थिंग्स आर इजी टू मेजर? फोर्स 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, ये देखो ये वेट लगाए हुए हैं, तो हमें पता है कितने वेट लगाए हुए हैं, वो फोर्स है, तो फोर्स हो गया इजी। लेंथ भी इजी है, क्यों बेटा? प्लीज
लेंथ इजी है, क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल लेंथ है आप यहां से यहां तक बस उसकी लेंथ देख लो भाई, वेट लगाने से पहले कितनी लंबी वायर है, हो गया। एरिया भी इजी है, आप माइक्रोमीटर स्क्रू गेज लो, यहां से 3 जगहों से रीडिंग लो, डायमीटर की एवरेज डायमीटर निकालो, 2 से डिवाइड करो, रेडियस आएगा, पाई आर स्क्वायर में लगाओ, यू गेट योर आंसर। तो बेटा कितनी चीजें इजी हैं, 3 थिंग्स आर इजी। मुश्किल क्या है? चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ मुश्किल है, क्यों मुश्किल है चेंज इन लेंथ? क्योंकि एक्सटेंशन बहुत कम होती है, वायर में बहुत कम एक्सटेंशन है। अब इतनी कम एक्सटेंशन है कि हमें कैसे पता लगेगा कि यार ये वायर एक्सटेंड हो रही है, कितनी एक्सटेंड हो रही है? समझ आ रही है बात की? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टू मेजर द चेंज इन लेंथ। बेटा आप इसको पंजाबी में ट्रांसलेट करके बता रहे हो, नहीं समझ आ रही आपको? ये कोई स्टोरी सुना रहे हो? देखो आपने जो चेंज इन लेंथ मेजर करनी है उसके लिए सीरियल ऑपरेटर्स यूज हुए, समझ आ रही बात की? अदरवाइज हमें कोई जरूरत नहीं थी इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेटर्स यूज करने की। ये हमें 100% एक्यूरेसी के साथ बताएगा कि वायर कितनी स्ट्रेच हुई है और इजीली हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है? ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे देखो ना, अगर मैं आपको कहूं यार एक वायर है, उसका डायमीटर मेजर करो, तो क्या आप रूलर से करोगे? नहीं करोगे ना, आपको सर ये इतनी छोटी वायर है, रूलर से तो नहीं आएगा, तो आप क्या यूज करोगे? माइक्रोमीटर यूज करोगे। तो माइक्रोमीटर आपको एक्यूरेटली आराम से बता देगा कि यार इतना इसका डायमीटर है। इसी तरह सीरियल ऑपरेटर से हमें चेंज इन लेंथ पता लगेगी। ओके, तो देखो कैसे पता लगेगी, ये इसकी जरूरत नहीं है हमें, मतलब इसमें ऑपरेट कैसे होना है वैसे बता देता हूं। चलो, ये दोनों सेम वायर्स हैं, इसके साथ हमने कंट्रोल वेट लगाया हुआ है। कंट्रोल वेट का मतलब है ये फिक्स्ड है बेटा, बस ये देख लो, लास्ट फ्यू मिनट्स है। अच्छा, ये फिक्स वेट है। अब आपने क्या किया, दूसरी जो वायर सेम लगाई हुई है, इसका वेट आपने टेस्ट वेट, इसका वेट आपने चेंज करने हैं, चेंजिंग वेट्स। ये वेट आप चेंज करते जाओगे। जब ये वेट चेंज करते जाओगे, इसके बीच में एक रॉड है, उसके ऊपर एक स्पिरिट लेवल है। स्पिरिट लेवल तो आपको पता होगा, उसके अंदर एक लिक्विड होता है, उसके अंदर एक एयर बबल होता है। अब ये जो एयर बबल है, ये वाला, ये एयर बबल है। अगर ये एयर बबल बिल्कुल सेंटर में रहे, सेंटर मार्क पे, तो हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टली बैलेंस है, ये चीज ऐसे है ना। ओके, अभी हम क्या करेंगे कि हम इसके साथ वेट लगाते जाएंगे और ये वाली जो वायर है ये स्ट्रेच होती जाएगी। जितनी ये वायर स्ट्रेच होती जाएगी, यहां पे हमारे पास स्केल्स हैं दो, तो वो स्केल जो है वो नीचे मूव करते जाएंगे और हम यहां से रीडिंग ले लेंगे, ठीक है? मतलब जितना ये नीचे, ये वाली वायर जितना नीचे मूव होगी, ये वाला स्केल उतना नीचे मूव होगा और हम इस स्केल के ऊपर से रीडिंग जो है वो नोट कर लेंगे। ये रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर, यहां से हम रीडिंग नोट कर लेंगे इस एज से कि भाई एज कितना कितना किस लेवल पे आ गया। ये फिक्स होएगा, लेकिन ये वाला स्केल नीचे मूव करता जाएगा, तो इस स्केल के ऊपर जो भी रीडिंग यहां सामने आ रही होगी हम वो नोट कर लेंगे, राइट?